क्या जेनजी और सरकार के बीच एक तीखी टक्कर की तैयारी चल रही है? क्या अमेरिका और ईरान के टूटे हुए एमओयू की तरह ही इस समझौते को भी लागू करने से पहले ही तोड़ दिया गया है? क्या सस्पेंडेड आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने वाला है? कैसे रात में प्रधानमंत्री जेनजी को फ्रेंड्स कहते हैं इंस्टाग्राम पर और अगले दिन उनकी सरकार उन्हीं फ्रेंड्स को जेल पहुंचाने में जुट जाती है? कैसे शाम को मंत्री का इस्तीफा होता है लेकिन संसद शुरू होने पर उस पूर्व मंत्री का हीरो जैसा स्वागत होता है? क्यों? यह कौन सी राजनीति है जो जिम्मेदारी और अहंकार की रेखाओं को जोड़ती हुई दिखती है? इस पूरे मामले की गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की अति को लेकर कौन सी बड़ी बात कही? आज सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार जेनजी प्रोटेस्ट का सीजन 2 चाहती है? नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। संसद के मकर द्वार पर दो तस्वीरें एक ही समय पर दिखाई दी। एक तरफ विपक्षी सांसद नारे लगाते हुए उन छात्रों की तस्वीर लिए हुए जिन पर दिल्ली और बिहार में पुलिस कार्रवाई हुई। वो गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री से माफी की मांग वो कर चुके हैं और उसी दरवाजे पर कुछ कदम की दूरी पर बीजेपी और एनडीए के सांसद धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत कर रहे थे। टोपी पहनाई गई, शॉल उड़ाई गई, नारे लगे, जिंदाबाद के नारे लगे। ऐसा स्वागत हो रहा था जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि वो कोई बड़ी जंग जीत कर लौटे हों। जिस व्यक्ति को देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन के बाद पद छोड़ना पड़ा, जिसके कार्यकाल में पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, अदालतों में मुकदमे और लाखों छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ के सवाल उठे, उसी व्यक्ति को संसद के दरवाजे पर हीरो बनाकर पेश किया गया। अब बीजेपी कह सकती है कि पार्टी के सांसद अपने पुराने साथी का सम्मान कर रहे थे। इस्तीफा देना अपराध स्वीकार करना नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एमपीज ने उनकी सेवाओं का सम्मान किया। चलिए, तो इसमें सवाल यह है कि आपने इस्तीफे में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक जिम्मेदारी ली किस बात की? अगर कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं तो इस्तीफा क्यों हुआ? और अगर जिम्मेदारी थी तो जिंदाबाद का नारा क्यों? जिस इस्तीफे को सरकार ने बाहर जनता के सामने अकाउंटेबिलिटी की तरह रखा, उसी इस्तीफे को पार्टी के अंदर शहादत बना दिया गया। बाहर कहा गया हमने आपकी बात सुनी, अंदर कहा गया प्रधान जी आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया। संसद परिसर में आज कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने प्रधान से हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए कहा इट हैपन्स, ऐसा होता है। प्रधान ने तुरंत जवाब दिया नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, एसी रूम एक्टिविस्ट नहीं हूं। लेकिन अगर कुछ हुआ ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का हुआ? और स्ट्रीट फाइटर वाली बात भी दिलचस्प है क्योंकि सड़क पर तो छात्र लड़ रहे थे, जिन पर लाठियां चली, जो जेल गए, जिनके चेहरे स्कैन हुए। प्रधान जी सड़क की इस लड़ाई में आखिर किस तरफ खड़े थे और किस तरफ आगे खड़े होंगे? इतना जरूर है कि इस्तीफे के बाद भी उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है। जिम्मेदारी चली गई लेकिन तेवर जस के तस हैं। तो सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार की गलती का कबूलनामा था या एक नाराज पीढ़ी को घर भेजने के लिए दिया गया पॉलिटिकल ट्रैंक्विलाइजर? दवा खिला दीजिए, बच्चे सो जाएंगे, फिर अगले दिन पुराने काम शुरू। दरअसल इसमें पूरी तस्वीर देखनी जरूरी है। संसद का स्वागत एक अकेली घटना होती तो इसे पार्टी की एकता कहकर छोड़ा जा सकता था, लेकिन उसी समय बिहार में छात्रों की अदालतों में पेशी हो रही थी। बंगाल में छात्रों पर एंटी गुंडा लॉ लगाया जा रहा था। असम से भी छात्रों की गिरफ्तारी और उन्हें डिटेन किए जाने की खबरें आईं। दिल्ली में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से चेहरों की पहचान की गई। सोशल मीडिया पोस्ट हटवाने की कोशिश हुई और
खाना बांटने वाले एक वॉलंटियर का आरोप है कि पुलिस ने उसकी आंख पर पट्टी बांधी और उसे उत्तराखंड छोड़ाई। इन घटनाओं को एक साथ रखिए, तस्वीर बदल जाती है। फिर धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत सिर्फ एक स्वागत नहीं लगता, वो एक मैसेज लगता है, एक संदेश लगता है। मैसेज ये कि सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग मान ली, लेकिन पार्टी अभी भी मानती है कि गलती आंदोलनकारियों की थी। इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अहंकार ने इस्तीफा नहीं दिया। आज संसद में सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल लेकर आई। सरकार का कहना है कि पेपर लीक और संगठित नकल के खिलाफ कानून ज्यादा सख्त किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर कोई जिम्मेदार हुआ तो 5 से 10 साल तक की सजा, 50 लाख रुपए तक जुर्माना, सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ तक जुर्माना, संगठित अपराध में कम से कम 7 साल की सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, 2 महीने में जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट और 3 महीने में ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य। कागज पर यह प्रोविजन सख्त है और पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून होना भी चाहिए। लेकिन यहां एक जरूरी तथ्य गायब है। पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट देश में 2024 से मौजूद है। उस कानून में भी जेल थी, जुर्माना था, सामूहिक नकल के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था। तो फिर लीक क्यों नहीं रुके? सरकार बताए कि किस एग्जाम एजेंसी के अधिकारी को पिछले कानून के तहत सजा मिली, किस सीनियर ऑफिसर की संपत्ति जब्त हुई, किस कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया, किस छात्र को खराब हुई परीक्षा के लिए ऑटोमेटिक कंपनसेशन मिला। सरकार हर लीक के बाद कानून की सजा बढ़ा देती है। हकीकत देखें, 2024 में नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ सीबीआई को इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि पेपर चोरी होने या उसे बंटवाने में उसका कोई हाथ रहा। यह कुछ ऐसा है जैसे घर की छत हर बरसात में टपक रही हो और आप प्लम्बर को बुलाने के बजाय नीचे रखी बाल्टी का साइज बढ़ाते जाएं। बाल्टी पिछले साल 10 लीटर की थी, अब 50 लीटर कर दी, पर छत अब भी टपक रही है। और आज इसी बिल पर संसद में चर्चा होने वाली थी। विपक्ष ने कहा कि पहले छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का जवाब दीजिए, गृह मंत्री बयान दें, फिर चर्चा होगी। सरकार ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। सरकार ने यह भी कहा कि यह बिल जरूरी है और सरकार 8 घंटे तक डिबेट करने को तैयार है। 2 बजे दोपहर को दोबारा संसद बैठी। स्पीकर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की अपील्स भी काम नहीं आई और फिर स्पीकर ने सरकार और विपक्ष को 3-3 घंटे का समय दिया ताकि बिल पर चर्चा का कोई रास्ता निकले। यानी पेपर लीक पर कानून तैयार है, लेकिन पुलिस की लाठी पर जवाब तैयार नहीं है। लेकिन संसद में असली बहस सिर्फ बिल पर नहीं है, असली बहस सरकार के भरोसे की कीमत की है। कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र के बीच बातचीत के बाद सार्वजनिक रूप से यह भरोसा दिया गया था कि आंदोलन से जुड़े प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर वापस ली जाएंगी। उसी भरोसे के बाद सीजेपी ने अपना आंदोलन सस्पेंड किया था। ध्यान दीजिए, सस्पेंड किया था, सरकार के सामने सरेंडर नहीं था। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने इसे सिर्फ कुछ राज्यों की अलग अलग कार्रवाई नहीं, सरकार के साथ हुए समझौते का उल्लंघन बताया। सीजेपी ने कहा कि बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्र गिरफ्तार हैं। दिल्ली और दूसरे राज्यों में सैकड़ों लोगों की निगरानी और हैरेसमेंट हो रही है। सभी एफआईआर तुरंत वापस हो, छात्र रिहा हो और दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसी या बीजेपी के सहयोग वाली राज्य सरकारें आगे कोई नया केस दर्ज न करें। सीजेपी ने यह भी कहा कि लीगल केसेस को लेकर हुआ रिटन एग्रीमेंट और सरकार से तय टाइमलाइंस अगले दिन उसे पहुंचा दी जाए, वरना वो दोबारा धरना देगा। सवाल है कि सीजेपी को यह बात कहनी क्यों पड़ी, क्योंकि बिहार में पुलिस ने 270 लोगों की तस्वीरें अखबारों और सोशल मीडिया पर जारी की। पहचान बताने वालों को नकद इनाम देने की बात कही गई।
देर शाम बिहार सरकार छात्रों के आगे झुकी। राज्य के गृह विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि नीट पेपर लीक से जुड़े आंदोलन में हिस्सा लेने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सभी एफआईआर तुरंत वापस होंगी। हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाएगा। ये भी भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में भी इस मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल है कि जिन प्रदर्शनकारियों के चेहरे अखबारों में छाप दिए गए और उनको उनके मोहल्ले के सामने जो अपराधी बना दिया गया, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? इससे पहले बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। और सबसे बड़ा सवाल, केंद्र ने छात्रों को कोई सजा न देने का जो भरोसा दिया था, जिसके भरोसे पर यह आंदोलन खत्म हुआ था, उसका क्या हुआ? क्या बंगाल और असम पुलिस उस वायदे के दायरे में नहीं आते? और अगर नहीं, तो बातचीत में केंद्र ने ऐसा भरोसा क्यों दिया था जिसे लागू कराने की ताकत उसके पास नहीं है? और अगर बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की सरकार भी उस भरोसे से बंधी हुई है, तो ये गिरफ्तारियां किसके आदेश पर हो रही हैं? केंद्र कहेगा राज्य का मामला है, राज्य कहेगा पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस कहेगी अदालत फैसला करेगी। और इस चक्कर में छात्रों को जेलों में भरकर उनका भविष्य उजाड़ा जा रहा है। ये संघीय ढांचे के खिलाफ जाने वाली सोच भी है, जिसमें भरोसे को एक ऐसे पार्सल में बदल दिया गया है जिसे हर ऑफिस अगले काउंटर पर खिसका रहा है। बिहार में एक पुलिस कांस्टेबल ने छात्र प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए हवा में AK-47 की कम से कम 3 गोलियां चलाईं। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इस एक्शन को गलत बताया और कांस्टेबल को सस्पेंड भी किया। यानी बिहार सरकार ने खुद माना कि कम से कम उस मौके पर फोर्स का इस्तेमाल गलत था। फिर भी आंदोलनकारियों के चेहरे अखबारों में छपे, पुलिस की गलती करने वाले चेहरे क्यों नहीं छपे? उसका क्या हुआ? क्या उसका भी पोस्टर निकला? क्या जनता से कहा गया कि यूनिफॉर्म में दिख रहे इस व्यक्ति की पहचान बताइए और इनाम पाइए? नहीं। तो सवाल है कि राज्यों में जवाबदेही का कैमरा सिर्फ जनता की तरफ क्यों लगा रहता है? वर्दी की तरफ घूमते ही उसकी बैटरी क्यों खत्म हो जाती है? पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा के आरोप में 14 लोगों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट है। 7 एफआईआर दर्ज हुई और एंटी गुंडा लॉ का इस्तेमाल किया गया। सरकार का कहना है कि सीसीटीवी और वीडियोस के आधार पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को पहचाना जा रहा है। करीब 70 लोग अभी पुलिस की रडार पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये छात्र नहीं थे और ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी अगली 3 पीढ़ियां याद रखेंगी। 3 पीढ़ियां, यानी पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली जनरेशन को जवाब दिया जा रहा है कि तुम्हारी अगली 3 जनरेशन्स याद रखेंगी, इतनी सजा मिलेगी। सरकारें छात्रों से ये वादा नहीं कर पाती कि उनकी अगली 3 पीढ़ियों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सुरक्षित परीक्षा तक पहुंचने दिया जाएगा, लेकिन पुलिस कार्रवाई की याद 3 पीढ़ियों तक पहुंचाने का वादा ये सरकारें जरूर दे रही हैं। असम में गिरफ्तारियों के आंकड़े अभी साफ नहीं है, लेकिन सीजेपी ने वहां से भी डिटेंशन और गिरफ्तारियों की रिपोर्ट्स मिलने की बात कही है। आंदोलन में शामिल लोगों को परेशान करने का आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली पुलिस पर भी लगा है। मोहम्मद जुनैद का उदाहरण देखिए। वो आंदोलन के दौरान छात्रों के लिए खाना बांटने के काम में जुटा था। उसका कहना है कि शुक्रवार रात दिल्ली पुलिस वाले उसे उठा ले गए, उससे पूछताछ की, उससे पूछा गया कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। उसकी आंख पर पट्टी बांधी गई, उसे मसूरी ले जाकर छोड़ दिया गया, जहां से वो किसी तरह वापस लौटा। उसका आरोप है कि उसके परिवार को परेशान किया गया, उसके डॉक्यूमेंट्स, बैंक रिकॉर्ड देखे गए। दिल्ली पुलिस ने कहा जांच चल रही है और आरोपों को देखा जा रहा है। पुलिस ने इनकार किया कि किसी तरीके से भी उसके परिवार को परेशान किया गया।
पुलिस को बताना चाहिए कि जुनैद के आरोपों को बेबुनियाद बताने का आधार क्या है। क्या उसे कोई नोटिस दिया गया? क्या अरेस्ट मेमो बना? क्या उसकी एंट्री किसी पुलिस स्टेशन की जर्नल डायरी में है? उस रात दिल्ली पुलिस की गाड़ियों के जीपीएस लॉग क्या कहते हैं? उसका फ़ोन किन किन टावर से कनेक्ट हुआ? अगर उसका दावा झूठा है तो सबूत सामने आ जाएंगे, और अगर सच है तो ये अपहरण जैसा गंभीर मामला बनता है। सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि उससे पेपर लीक के बारे में नहीं, खाने की फंडिंग के बारे में क्यों पूछा गया? इस आंदोलन में खाना कौन भेज रहा था? पानी कौन दे रहा था? मेडिकल हेल्प कौन पहुंचा रहा था? सरकार की दिलचस्पी इन सवालों में इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि सरकारें जानती हैं कि आंदोलन सिर्फ भाषण से नहीं चलते। आंदोलन तब टिकता है जब किसी छात्र को दोपहर में खाना मिल जाता है, किसी घायल को दवा मिल जाती है, पट्टी हो जाती है, किसी दूर शहर से आने वाले बच्चे को सोने की जगह मिल जाती है, किसी प्रोटेस्ट की सप्लाई लाइन को शक की नज़र से देखना असल में छात्रों की एकता को अपराध की तरह देखना है। सरकार ये पता कर रही है कि खाना किसने भेजा। उसने ये पता करने में इतनी तेजी क्यों नहीं दिखाई कि लीक्ड पेपर किसने भेजे, वो किस प्रिंटर से निकले, किस ऑफिस की कस्टडी में थे वो पेपर, किस कोचिंग माफिया तक वो पहुंचे। खाने के पैकेट का फंडिंग ट्रेल चाहिए, पेपर लीक का ट्रेल कब मिलेगा? दिल्ली में प्रोटेस्ट साइट पर लाइव फेशियल रिकॉग्निशन वैन्स का इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट भी सामने आई। कैमरे से लोगों के चेहरे स्कैन किए गए और उपलब्ध आपराधिक डेटा से उनको मैच कराया गया। पुलिस ने इसे पब्लिक सेफ्टी का कदम बताया। लेकिन ये रिकॉर्ड कितने समय तक रखा जाएगा? किन लोगों की प्रोफाइल बनेगी? कौन सी एजेंसी इसे एक्सेस करेगी? इसके लिए साफ पब्लिक गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि वैन के कंप्यूटर पर लगभग हर उस व्यक्ति के चेहरे का स्कैन था जो प्रदर्शन के दौरान आसपास मौजूद था। तो क्या सरकार के पास पहले से देश के हर नागरिक के चेहरे की पहचान है? और अगर हां, तो क्या ये निजता का उल्लंघन नहीं है? ये सवाल दिल्ली हाई कोर्ट में भी उठा। और अगर सरकार के पास जवाब नहीं है तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार की नज़र में हर प्रदर्शनकारी संभावित अपराधी है? अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ प्लेकार्ड लेकर खड़ा हो तो क्या उसका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड बनना चाहिए? क्या वो अगली बार पासपोर्ट वेरिफिकेशन, सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटी एडमिशन या पुलिस क्लियरेंस चाहे तो ये रिकॉर्ड उसके पीछे पीछे चलेगा? क्या सिस्टम ये याद रखेगा कि वो हिंसक था, या सिर्फ इतना याद रखेगा कि वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल था? दिल्ली पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए नोटिस दिए हैं। पुलिस का कहना है कि फेक न्यूज़, एआई कंटेंट और डीप फेक से माहौल खराब हो सकता है। फेक कंटेंट के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन सरकार को साफ करना चाहिए कि फेक और इंसल्टिंग पोस्ट में फर्क कौन तय करेगा। झूठी वीडियो हटेगी, ठीक है, लेकिन सरकार पर व्यंग भी हटेगा क्या? प्रधानमंत्री की पैरोडी, पुलिस एक्शन पर मीम भी हटेगा? क्या उसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट माना जाएगा, ताकि अगली बार कोई 16-17 साल का बच्चा व्यंग की भाषा में सरकार से टकराने की कोशिश न कर पाए? आंदोलन में जेनजी ने जिस ह्यूमर के सहारे सरकार का डर तोड़ा, अब क्या उसी ह्यूमर का डिजिटल पोस्टमार्टम होगा? अब सरकार के लिए इस कार्रवाई को रूटीन लॉ एंड ऑर्डर बताना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की अति को लेकर बहुत सीधी बात कही। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान में पूरी तरह सुरक्षित है। सिर्फ इसलिए कि कोई आंदोलन हो रहा है, पुलिस अति नहीं कर सकती, लाठीचार्ज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोटेस्ट के लिए सही जगह और प्रोटोकॉल होना चाहिए। किसी असामाजिक तत्व ने हिंसा की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन अति हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो। कौन जिम्मेदार था, किस तरह की जाति हुई, और दोबारा ऐसा न हो, इसके लिए मैंडेटरी गाइडलाइंस क्या होंगे? कोर्ट प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर हुई हिंसा के आरोपों को भी देखेगा।
यानी अदालत ने दोनों बाउंड्री साफ कर दी। स्टूडेंट हिंसा नहीं कर सकता और स्टेट आंदोलन को हिंसा का लाइसेंस नहीं मान सकता। लेकिन जमीन पर दोनों को बराबर से नहीं देखा जा रहा। छात्र के हाथ में पत्थर दिखा तो उसका चेहरा अगले दिन अखबार में आ गया। पुलिस के हाथ में जरूरत से ज्यादा फोर्स दिखी, कीलों वाले डंडे दिखे, एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल दिखे, AK-47 दिखी, तो क्या कार्रवाई हुई ये किसी को पता नहीं। अब CJP ने 28 जुलाई तक रिटन गारंटी मांगी है, लिखित गारंटी। सरकार के पास अब बहुत कम समय है, वो इसे धमकी कहकर टाल सकती है। लेकिन यही गलती पिछली बार भी हुई थी। आंदोलन शुरू होने के समय कहा गया कि ये कुछ भी नहीं है, एक मीम देखकर लोग यहां चले आए हैं। फिर कहा गया कि यह भीड़ थक जाएगी और आखिर में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सीजन 1 में जेन-ज़ी ने सरकार को समझाया कि फॉलोअर्स और वोटर्स में फर्क कम हो रहा है। सीजन 2 में शायद वो ये समझाए कि प्रोटेस्ट सस्पेंड करना मेमोरी डिलीट करना नहीं होता। इन बच्चों के फोन में सारे वीडियोस हैं, डेट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, सरकार के प्रॉमिसेस के स्क्रीनशॉट्स हैं। पुरानी पीढ़ी डायरी रखती थी, ये जनरेशन क्लाउड में रखती है चीजें, जिसे डिलीट करना थोड़ा मुश्किल है। सिचुएशन की आयरनी देखिए, प्रधानमंत्री और सरकार को तय करना है कि वो संसद में नया एंटी पेपर लीक बिल पास करके छात्रों का भरोसा जीतना चाहते हैं या संसद के बाहर प्रधान का जिंदाबाद कराकर पुरानी व्यवस्था को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कुछ बदला नहीं है। दोनों मैसेजेस एक साथ नहीं चल सकते। एक चेहरा इंस्टाग्राम पर स्टूडेंट को फ्रेंड्स कहे, दूसरा चेहरा उनके पोस्टर छपवाए, एक हाथ बिल दिखाए, दूसरा हाथ FIR लिखे, एक मंत्री इस्तीफा दे, 100 MPs उसे विक्ट्री सैल्यूट दे। ये दो चेहरे वाली राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि सरकार को सबसे पहले तय करना पड़ता है कि उसके लिए प्रोटेस्टर्स नागरिक हैं या संदिग्ध। अगर नागरिक हैं तो उनसे किया वादा निभाइए, अगर संदिग्ध अपराधी हैं तो फिर बातचीत का नाटक क्यों किया। सरकार सोच सकती है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से प्रेशर रिलीज हो गया, लेकिन प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलकर तुरंत फिर से फ्लेम बढ़ा दीजिए तो अगली सीटी पहली से ज्यादा जोर से बजती है। CJP ने सीजन 2 अनाउंस नहीं किया, फिलहाल उसने वार्निंग दी है। सीजन 2 का पोस्टर CJP ने नहीं लगाया, आज उसे संसद के दरवाजे पर BJP ने खुद चिपकाया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको इसकी सूचना मिले, और अपने कमेंट्स लिखिए, इसको शेयर कीजिए। क्यों नहीं आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर करते हैं, कुछ लोगों ने किए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।